Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, Assalamu alaikum. बाबर नदीम है. Respected aspirants, हम लोगों ने जो है वो एक सॉल्व पास पेपर था, उस पे क्यूरी थी इसके हवाले से सेक्शन 678 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के हवाले से। तो इसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे थे। तो उस पे मैं ये एक पास पेपर है 2024 का, तो ये आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आप लोगों ने क्या किया था कि इसके ऊपर आप लोगों ने अपनी जो अटेम्प्ट्स हैं वो मेरे साथ आप सब लोगों ने ऑनलाइन क्लास में जो थी वो शेयर की थी। और हमने इसको बारी बारी जो है वो डिस्कस भी किया था थ्रू व्हाट्सएप फोरम। और मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी हाईलाइट किए थे हर असाइनमेंट के बारे में ना। तो अब मेरी बारी थी कि मैं इसको एक्सप्लेन करता कि इसको जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपके साथ कल जो है वो क्या किया, मैंने आपसे सेक्शन 678 पे एक कंसेप्चुअल लेक्चर जो है आपके साथ मैंने वो शेयर किया, यूट्यूब लेक्चर। आपने उसको जो है वो सुना होगा, ठीक है। तो अब मैं अपनी अटेम्प्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, सही है। अगर आप लोगों ने वो कंसेप्चुअल लेक्चर नहीं सुना तो फिर आपको ये पास पेपर की शायद इतनी समझ ना आए। एनी हाउ, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन द लीगल डिसेबिलिटीज डिस्कस्ड इन सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड exception thereto provided in section 8 of the act and in context to aforesaid provision address following proposition and give result to support the answer। और ये एक प्रोपोजिशन दी, उसने कहा इसका जो है वो जवाब भी दे। तो इस अटेम्प्ट के जरिए हम एक प्रोपोजिशन को सॉल्व करना भी जो है वो सीखेंगे। तो अब ये मैंने अपने हैंड के साथ विद माय ओन हैंड मैंने इसको अटेम्प्ट किया है। मैंने क्वेश्चन रिप्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन नीचे मैंने नोट दिया है कि पेपर में आपने कभी टाइम ज़ाया नहीं करना उसको रिप्रोड्यूस करके। आपने डायरेक्ट जो है वो क्या करना है, उसके ऊपर आ जाना है, आंसर के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अब मैंने जो इसको अटेम्प्ट किया है, मैंने पहली हेडिंग दी है कि डिसएबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 6। तो वो कौन सी डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज है, एक जो है वो माइनर लीगल डिसेबिलिटीज में वो ये पर्सन इंटाइटल्ड है सेक्शन 6 का बेनिफिट लेने के पर्सन, ठीक है। हु इज बिलो द एज ऑफ 18, इंसेन हु इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड और इडियट अ पर्सन इनएबल टू मेक एन इंटेलेक्चुअल डिसीजन। हमने ऑनलाइन जो कंसेप्चुअल लेक्चर उसमें डिस्कस भी किया था। इंसेन जो होता है वो टोटली मेंटल बंदा होता है जिसको अपना बिल्कुल अपने बारे में इर्द गिर्द का कोई एहसास नहीं होता। लेकिन इडियट जो होता है वो आपसे बातें भी कर रहा होता है, लेकिन वो एक साइन टाइप का बंदा होता है जो कोई फैसला करने की सलाहियत नहीं रखता, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 6 में जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन का, वो सिंगल डिसेबिलिटी की बात करता है। वो कहता है वेयर द माइनर इन सीन आर इडियट वाज डिसेबल ऑन द डे फ्रॉम वेयर पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी reckoned, he may institute a suit or proceeding or made application for execution within time provided by third column of first schedule of limitation act or सेक्शन 48 ऑफ द सीपीसी, ठीक है। तो सबसे पहली जो वो बात कहता है, वो कहता है कि अगर कोई बंदा डिसेबल था तो वो डिसेबल के बाद वो एबल होने के बाद वो जो उसकी लिमिटेशन है उसके मुताबिक वो क्या कर सकता है, उस जो लिमिटेशन शेड्यूल में दी गई है एंड पे लिमिटेशन एक्ट की, उसके मुताबिक वो दावा क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। अभी हमने देखेंगे कि ये इस पे सेक्शन 8 के साथ इसको मिला के पढ़ना है, ठीक है। तो वो आगे चल के मैं उसको डिस्कस करूंगा। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन मैंने क्या दी है, कहता द लिमिटेशन टू फाइल ए सूट बाय ए वाज 3 years, ए रिमेन माइनर फॉर 4 years, ए मे इंस्टीट्यूट सूट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मेजोरिटी। तो 3 साल मेजर होने के 3 साल बाद वो दावा दायर कर सकता है। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात की है मैंने, वेयर अ पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिसेबिलिटीज ऑन द डे लिमिटेशन स्टार्टेड, ही मे इंस्टीट्यूट सूट अ प्रोसीडिंग or make application within prescribed period of limitation commencing from the day his last disability ceases to exist। तो जिस दिन उसकी लास्ट डिसेबिलिटी खत्म होगी उस दिन वो क्या कर सकेगा, वो अपनी वो जो लिमिटेशन दी हुई है उसके मुताबिक वो दावा जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकेगा। अब मैंने इसकी एग्जांपल दी है, कह रहा राइट टू सू अक्रू टू जेड ड्यूरिंग द minority Z also became insane till
टाइम विल रन अगेंस्ट Z फ्रॉम द डेट हिज मिनॉरिटी एंड इंसेंटी सीजेस। तो अगर उसकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज थी तो जब सारी डिसेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी तो फिर वो क्या कर सकेगा, अपनी लिमिटेशन उसके अगेंस्ट स्टार्ट होगी। Continuing disability, where disability continues up to the death of a disabled person, his legal representative means he should suit or make application within time provided by law of limitation and commencing from the date of death of the legally disabled person। अगर वो disabled बंदा मर जाता है उसकी ability से पहले ही, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है फिर वो उसके अगेंस्ट लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी और जो लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन दी है उसके मुताबिक वो सूट फाइल कर सकेगा। इसकी मिसाल ये है कि राइट टू सू क्रू टू एक्स ड्यूरिंग हिज मिनॉरिटी, एक्स डाइड बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, नाउ टाइम विल रन अगेंस्ट एक्स रिप्रेजेंटेटिव वाई फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ एक्स। ये जी एक्स मिनॉरिटी में मर गया है तो अब उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, जो लिमिटेशन दी हुई है उसके मुताबिक वो सूट को फाइल कर सकता है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर डिसेबल है, वेयर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज आल्सो डिसेबल ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन लीगली डिसेबल्ड, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग और मेक एप्लीकेशन आफ्टर द सेशन ऑफ हिज डिसेबिलिटी और a disability subject to the rules mentioned। तो अब अगर वो रिप्रेजेंटेटिव भी डिसेबल था तो अब जिस दिन वो एबल होगा उस दिन उसकी लिमिटेशन रन करेगी। ठीक है, मैंने एक मिसाल लिखी है, a right to sue accrued to X during his minority, X died during minority, his son Y was also minor on the day of X death, time will run against Y from the date of attaining majority। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब एक्सेप्शंस क्या है सेक्शन 8 के साथ, सबसे पहले ये है कि ये सूट फॉर प्रीएम्पशन पे अप्लाई नहीं करता। सेक्शन 6 इज नॉट एप्लीकेबल टू ए सूट फॉर प्रीएम्पशन, इट मींस इफ the preemptor remains legally disabled during the period prescribed for filing a suit for preemption, preemptor cannot file the same after expiry of the time limitation। ठीक है, अच्छा वो जितना भी है 4 माह जितना भी सूट फाइल करने की लिमिटेशन है उसके बाद वो फाइल नहीं कर सकता। उसके बाद है एक्सटेंशन बियॉन्ड 3 years। Section 8 makes clear that a suit or proceeding of application cannot be made after 3 years from the cessation of the disability। ठीक है, अब सेक्शन 8 का दूसरा हिस्सा कहता है कि जब वो एबल हो जाएगा बंदा, ठीक है, तो फिर उसकी वो डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद वो 3 साल के अंदर अंदर जो है वो कोर्ट में जो है वो आएगा। अब मैंने लिखा है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेक्शन 6 and 8। In fact, section 8 is this control section controlling the section 6-7. The combined effect of section 6-7 and 8 is that if on the day of session the disability, the remaining period of limitation was more than 3 years, section 8 will not apply and suit may be instituted within remaining period of limitation। However, if remaining period of limitation on the date of session of disability was less than 3 years, section 8 will come into play and now suit will be instituted within 3 years from the date of session of the disability। अब मैंने उसकी एक मिसाल लिखी है, the limitation for filing a suit for recovery of possession is 12 years। Suppose a person A was disabled on the day cause of action accrued, he remained legally disabled for 20 years। Now after 20 years he cannot file suit within 12 years because section 8 limits him to institute the suit within 3 years from the session of the disability। अच्छा, सपोज अब वही मिसाल है कि ए रिमेन लीगली डिसेबल जस्ट फॉर 2 years। नाउ his remaining period of limitation file suit for recovery of possession is 10 years। Here section 8 will not apply and A will be unable to take benefit of section 8 because his remaining period of limitation is beyond 3 years। होप कि आपको मेरी समझ आ गई। अब प्रोपोजिशन मैंने हल की है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोपोजिशन बेसिकली जो प्रोपोजिशन थी वो थी क्या, वो कहता है ए वाज डिस्पोजेस्ड ऑन 24 फरवरी 2000, नाउ अटेनिंग मेजॉरिटी ऑन 23 फरवरी 2023, limitation otherwise able under the law for bringing section 12 from the accrual of the cause of whether the suit instituted on 22/2024 is within limitation। कहता है एक बंदे का जो है ना वो 24 फरवरी 2010 को उसको डिस्पोजेस कर दिया गया, ये उसका कॉज ऑफ एक्शन हो गया, उस वक्त वो माइनर था। अच्छा, 2013 में वो मेजर हो गया,
लेकिन उसने जो दावा दायर किया वो 2024 में है, तो क्या उसका ये दावा विद इन टाइम है या नहीं है? अब मैंने इसको जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो ये किया है, मैंने लिखा है फाइंडिंग दी है, माय फाइंडिंग दैट सूट इज टाइम बट, और अब मैं उसकी रीजनिंग क्या दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 23/2/2013 को व्हेन ए अटेन्ड मेजॉरिटी हिज रिमेनिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन वाज 9 years, meaning thereby his last date of filing suit was 23/2/2022, but he filed suit on 22/2/2024, so his suit was barred by 2 years. It is also made clear here that his remaining period of limitation on the day of cessation of disability was above 3 years, so benefit of section 8 was also not available to him. तो रिस्पेक्टेड मेंबर्स, ये था हमारी अटेम्प्ट। इस पर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।